हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु केसरवानी फ्रॉम प्रयागराज। आज मैं आप लोगों के क्लास 9th की फिजिक्स को लेकर आया हूँ। क्लास 9th की फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए कि मोशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की फेस करते हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे एग्जामिनेशन हो या आप कोई कंपटीशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एनटीएससी देते हो या आप क्या कहते हैं केवीपीवाई दे रहे हो। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, हर एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, आपके आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो नो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीधा चैप्टर पे आते हैं। देखिए देखते हम लोग क्या क्या पढ़ना है। मोशन, आज की टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेस्ट, देन व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, एंड इसके बाद में वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द स्पीड। ठीक है, ये सब बात करेंगे। हाँ, एक चीज़, ये स्पीड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? देखिए, रेस्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना रेस्ट को जाने हम मोशन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमको सबसे पहले जानना है कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात करी है रेफरेंस पॉइंट की, क्योंकि जनरली हम लोग जब अपनी बुक्स पढ़ते हैं, क्लास 9 की बुक पढ़ते हैं, तो कुछ बुक्स में ये रेफरेंस पॉइंट का मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। मैं रेफरेंस पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान देना। सपोज आप किसी स्ट्रीट पे हो, ठीक है, स्ट्रीट के साइड में यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक, इस बिल्डिंग का मैं नाम दे दे रहा हूँ ओ। ठीक, आप ये बिल्डिंग ओ है, आप इसके लेफ्ट पे, बिल्डिंग के लेफ्ट पे आप खड़े हो, कितनी मीटर की डिस्टेंस पे? सपोज 2 मीटर की डिस्टेंस पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, कितने बजे खड़े थे आपने? मॉर्निंग के 9 AM पे आप खड़े थे। अब मॉर्निंग से 9 AM पे खड़े थे, सपोज 11 AM हो गया, यानी 2 आवर, 2 आवर हैज पास्ड, लगभग 2 घंटे बीत गए। और अभी भी आप क्या हो? आप बिल्डिंग के लेफ्ट में हो, 2 मीटर पे हो, यानी आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। किसके रेस्पेक्ट में? इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में। इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में क्या हो आप? रेस्ट में हो। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? चलिए, और इसको रेफरेंस पॉइंट समझ आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। और बॉडी क्या है? बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो बॉडी क्या हो गई? बॉडी हुई एट रेस्ट। एट रेस्ट। क्लियर है? हम लोग और इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं रेफरेंस पॉइंट को। मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ, मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज करो, सपोज करो एक बस बस है या कोई व्हीकल ले लेते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, ये कोई व्हीकल हमारे पास है। इस व्हीकल में सपोज करो एक बंदा ये बैठा हुआ है और एक बंदा आगे बैठा हुआ है। पहले वाले बंदे का नाम ए है, दूसरे वाले बंदे का नाम बी है। देखो, एक आगे वाली सीट, फ्रंट सीट पे बैठा है, एक रेयर सीट पे, बैक सीट पे बैठा हुआ है। इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी? सपोज करो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो आपका दिया हुआ है 1 मीटर की। सपोज 1 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों बैठे हुए हैं, आगे पीछे बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब ये जो कार है, जो मैंने कार बनाई है, वो सपोज वो कार कहाँ पे थी? वो, मैं थोड़ा कलर चेंज, हाँ, वो कार यहाँ पे थी। सपोज करो पॉइंट ए पर थी। स्ट्रीट पे कहाँ पे थी? यहाँ पे पॉइंट ए पर थी। ए पर, ए पर थी। अब ए से वो चलती चलती चली आई, चलते चलते चले, कहाँ पे आ गई? पॉइंट बी पर, कैपिटल बी जो ब्लैक वाला है। या मैं ए बी ना लेके इसको मैं पी और क्यू कह दे रहा हूँ। पॉइंट पी पर था, पॉइंट पी से कहाँ पे आ गया? पॉइंट क्यू पे आ गया। ध्यान देना। अब देखिए, बिल्डिंग हमारी वहीं पे वहीं खड़ी है। कार ने क्या करी? कार बिल्डिंग के लेफ्ट में थी, लेफ्ट में पॉइंट पी था, वहां से आते आते क्यू पे आ गई, राइट पे आ गई, यानी अपनी पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर रही है। और अभी भी लगातार क्या कर रही है? चेंज करी। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है।
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है तो किस में है? ऑब्जेक्ट क्या हो गई? मोशन में हो गई। ठीक है, क्या हो गई? मोशन पे। अब ध्यान देना, मगर अगर एक चीज गौर देखा जाए, अगर एक चीज ध्यान से देखा जाए, जो दोनों बंदे अंदर बैठे थे कार के अंदर, ए और बी, क्या ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई? क्या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज हुई, या ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज हुई? नहीं। यहाँ पे ए और बी क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कार इज मूविंग, कार इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू बिल्डिंग। क्या कर रही है? कार तो मोशन में है या मूव कर रही है, मगर ए और बी क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉट, या लिख सकते हैं आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है ना, बी ने अपनी पोजीशन चेंज करी ना ए ने अपनी पोजीशन चेंज करी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है? रेस्ट में है। अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो बी रेस्ट में होगा, और बी को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है। मगर पूरा सिस्टम की बात करें, कार और ये दो बंदे, ये पूरा सिस्टम जो है आपका, ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में मोशन में कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं। कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना कि जो कार के दोनों बंदे हैं वो बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में मोशन में कर रहे हैं, पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। या ये कह सकते हो कि ये दोनों बंदे बंदे जो हैं वो कार के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, क्योंकि वो कार के अंदर बैठे हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन का मतलब क्या है? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ध्यान आगे ना बात, विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने क्या बोला कि सपोज यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे बिल्डिंग मानी थी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस हम लोग। हमने क्या करा था? बिल्डिंग मानी थी, कार ने क्या था? कार पॉइंट पी से चल रहा था, पॉइंट पी से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया? पॉइंट क्यू तक आ गया, और लगातार टाइम जैसे जैसे स्पेंड कर रहा है ये अपने आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में? इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? फिर देखते हैं, एक चीज मैंने देखा कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव का मतलब क्या है? वही मैंने आपको जो बताया कि मोशन और रेस्ट आपस में कैसे रिलेटिव है। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी क्या है? वो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, मगर इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये नहीं क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हो सकता है वो मोशन में हो। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि किस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? उस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार की बात कर रहे हैं तो कार बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। ये ए और बी दोनों बंदे बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है, मगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं। ठीक है? आगे देखते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में क्या है? पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। ठीक है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या हो गया? ध्यान देना, सपोज आपके पास एक स्टेशन ये है ए, एक स्टेशन आपका ये बी है, एक स्टेशन आपका सी है, एक स्टेशन आपका डी है। ठीक है? और हर स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस दी है वो दी है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। क्लियर है? सपोज आप ए पे हो, बैठे हो, आपने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करी सुबह मॉर्निंग के 7 AM पर। आप बी पे पहुंच रहे कितने बजे? 8 पे। सी पर 9 AM पे, और डी पर 10 AM पे। यानी अगर देखा जाए कि हर दो स्टेशन के बीच में, यानी ए और बी के बीच में आपने कितना कवर किया डिस्टेंस? आपने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर। आपने टाइम कितना लिया? आपने टाइम लिया 1 आवर का। अगेन बी से सी के बीच में कितना चला? 2 किलोमीटर।
टाइम कितना लिया, अगेन आपने टाइम लिया 1 आवर। सी से डी देखा जाए, अगेन आप कितना चला 2 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 1 आवर। यानी हर इंटरवल में आप कितना कर रहे हो, हर 1 आवर के इंटरवल में आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कर रहे हो। यानी ईच एंड एवरी इक्वल डिस्टेंस इज कवर इज सॉरी इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कहना क्या चाह रहा है, फिर से एग्जाम देते हैं। वही सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया था अभी, स्टेशन वाला इजी है। ए है, ये बी है, एंड सी डी। हम कहाँ रहे हैं, ए से बी पर आते हैं। सपोज ये कितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब बी से सी की सपोज करो डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, और सी से डी की कितनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले आपने कितना लिया 1 आवर लिया, अब आपने कितना लिया अगेन 1 आवर लिया, फिर कितना लिया फिर 1 आवर लिया। यानी हर बार आप क्या कर रहे हो, आप हर बार 1 आवर ले रहे हो, टाइम तो इक्वल ले रहे हो, पर आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो हर स्टेशन के बीच में अलग अलग कवर कर रहे हो ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज़ और ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि हर बार टाइम इक्वल हो। कभी कभी टाइम क्या होता है, टाइम अनइक्वल हो सकता है और डिस्टेंस इक्वल हो सकती है। देखिए मैंने जैसे 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, नहीं आपके हर स्टेशन की जो बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेम है 2 किलोमीटर। मगर आपने पहले कितना लिया, पहले आपने 1 आवर लिया, फिर आपने 2 आवर ले लिया, फिर आपने 3 आवर ले लिया। तो क्या हुआ, टाइम अलग अलग हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि अभी आप पढ़ोगे, डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, स्पीड पढ़ोगे, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको जानने के लिए हमें ये जरूरी है जानना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सको, मीजर कर सको, यानी माप सको। मापने का मतलब समझना, ध्यान है। अगर आपने मार्केट से जैसे लिखा डिफिनेशन लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वांटिटीज होना चाहिए, ध्यान देना। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। इतना एक लास्ट के 4 वर्ड याद रखना, विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मेजर का मैं एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देना। एग्जांपल जैसे फोर्स, एनर्जी, वर्क। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। अगर हम लोग बात करें हैप्पीनेस, किसकी बात करें, हैप्पीनेस की बात करें। आपसे हमने पूछे कि आप कितने खुश हो, क्या आप अमाउंट बता सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू बता सकते हो हैप्पीनेस की। या मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को लव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स के लिए आपका कितना लव है, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना लव बता सकते हो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, क्या अमाउंट बता सकते हो, नहीं। आप कल एक्सप्रेस करते हो, क्या करते हो, एक्सप्रेस करोगे, आप अमाउंट नहीं बता सकते, इसका अमाउंट नहीं बता सकते। तो इन चीज को हम लोग मीजर नहीं कर सकते, क्या मीजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स हम लोग मीजर नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मगर वहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि आपने आलू लिया या पोटैटो खरीदा, पोटैटोस कितना लिया, पोटैटोस लिया 1 kg, तो आप क्या आ गया, ये वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड दे दिया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कैसे हो गई, इस फिजिकल क्वांटिटी नाम क्या देंगे, मास। मेजर किस मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना केजी में, तो हो गया मास। इसी तरह फोर्स, फोर्स कितना लगाते हो, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो हर एक क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कैटेगराइज किया स्केलर और वेक्टर में। ध्यान दीजिएगा, पहला आता है स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, the physical quantities which need only magnitude and no other things to specify it। only magnitude की बात क्यों करी, ध्यान देना। वही एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा जो भी हमने लिया। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क लें। अगर आप किसी दुकानदार के पास गए,
भैया, या दूध वाले के पास से आप जाते हो, मिल्क मैन के पास आप जाते हो, कहते हो भैया हमको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, तो आप उससे क्या कहते हो? आप उससे ये कहते हो कि हमें 1 लीटर क्या चाहिए, हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए। सिर्फ इतना बोलते हो, 1 लीटर मिल्क चाहिए। या मिल्क, यानी कि मिल्क लीटर किसके वॉल्यूम, किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। किसका होता है? वॉल्यूम का। ठीक है। या आपसे केवल इतना पूछा जाए कि आपके स्कूल, स्कूल और घर यानी होम, स्कूल और घर के बीच के डिस्टेंस कितना है? आप बताते हो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर समथिंग। तो ध्यान देना, आपने यहाँ पे केवल और केवल अमाउंट बताया, दूध कितना चाहिए? 1 लीटर। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। आपने यहाँ पे कुछ और नहीं बताया, एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको दूध चाहिए, आपने सीधा सा बोला कि मुझे 1 किलो दूध चाहिए या 1 लीटर दूध चाहिए। जो एक जनरल कन्वर्सेशन हम लोग बात करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग वहाँ पे 1 लीटर को 1 किलो से डिनोट कर देते हैं, जो कि गलत है साइंटिफिकली, पर हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो हम समझने के लिए केवल बात करते हैं कि आपने उससे बोला कि भाई हमको 1 लीटर दूध चाहिए। आपने कभी भी दूध वाले से ये नहीं कहते हो कि भैया 1 लीटर दूध देना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड, यानी कोई भी डायरेक्शन का बात करते हो क्या? क्या कभी दूध वाले से कहा है भैया हमको आज दूध देना 32 डिग्री एंगल पर या 55 डिग्री एंगल पर? ऐसा कभी बोला है क्या? नहीं ना। तो यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जहाँ पे केवल हमको अमाउंट बताना पड़े, मैग्नीट्यूड बताना पड़े, तो वो मेरी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, मास, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं, सारे सारे के सारे क्या हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। इसको ध्यान से समझिएगा। द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड बोथ, बोथ यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both magnitude and direction as well as obey triangle law और parallelogram law of vector addition। ध्यान दीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये लास्ट की लाइन नहीं लिखी होगी कि ओबे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर इस लास्ट लाइन के बिना ये डेफिनेशन क्या है? अधूरी है। ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको 11वीं में पढ़ना है, तो मैं उस पर एम्फेसाइज नहीं करूंगा। मगर हाँ, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन इस लाइन के बिना अधूरी है, तो आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, तो बहुत डिटेल पे डिस्कशन नहीं करना है। हमको बस ये समझना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। मगर साथ में क्या करना चाहिए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे अभी मैंने स्कूल का एग्जांपल पूछा, ये आपका स्कूल है और आपका ये होम है, घर है। ठीक है। ये स्कूल है, ये होम है। अगर आपसे कोई पूछता है आपका घर कितनी दूर है, तो आप क्या बताते हो? कि मेरा घर है हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आपने बोल दिया कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर कहाँ? आप सपोज करो आपका ये स्कूल बना हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो इधर भी 2 किलोमीटर जा सकता है, वो राइट भी जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जाता है। यानी जो चार डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो 360 डिग्री में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्या कहीं पे भी जाने पर आप उसको आपका घर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसको अगर आपको एक घर जाना है स्कूल से, तो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी चाहिए। तो आपसे केवल ये पूछता है कि आपका स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, तो आप सिर्फ अगर सिर्फ दूरी बताते हो तो वो क्या हो गई? स्केलर। अभी मैं हम लोग ने पढ़ा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। ठीक है। मगर आपने ये कह दिया कि हमारा घर जो है स्कूल से 2 किलोमीटर ईस्ट में है। कहाँ पे है? ईस्ट में। यानी आपने किसकी बात कर दी? आपने डायरेक्शन की बात कर दी। क्या बात कर दी? डायरेक्शन की। और जैसे ही आपने डायरेक्शन की बात करी, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और यानी आप किसकी बात आप कर रहे हो? आप बात करो डिस्प्लेसमेंट की। किसी की बात करो? डिस्प्लेसमेंट की बात करो। ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से अटेंशन पे करिएगा, क्योंकि यहीं से आपका मेन चैप्टर चालू है और यहीं से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, सबसे बात करते हैं डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले समझते हैं तो डिस्टेंस हमको क्या है इजी समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान देना, हमेशा 2 पॉइंट तो लोग लिख देते हैं, फिक्स्ड लिखना भूल जाते हैं, तो फिक्स्ड लिखना जरूरी है। टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए समझते हैं क्या हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? इनफाइनाइट। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, हम ये ऐसे भी जा सकते हैं। यानी हमारे पास एक फर्स्ट पाथ है, एक सेकंड पाथ है, एक थर्ड पाथ ही है। इस तरह नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, मगर ए से बी तक जाने के जो स्ट्रेट पाथ होगा वो एक ही होगा। भाई स्ट्रेट लाइन तो एक ही खींची जाएगी ना, स्ट्रेट पाथ एक ही होगा, और यही स्ट्रेट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर जो ए से अगर हम चलते हैं, अगर हम ए से चल रहे हैं, हो सकता है ए से हम किधर जाए, ए से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उसमें मुड़ जाए, फिर घूम टहल के तब बी पे आए। ठीक, मगर अगर ए से बी पे जाना है शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, तो हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, तभी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, अदरवाइज हमको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा। जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमको तभी मिलेगा जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ए से बी के जो लाइन मिला रही उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है, और प्लस ए से बीच की बी की कुछ दूरी होगी। ठीक, तो वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट की बात करी थी। फिक्स पॉइंट क्यों बोला था? अगर पॉइंट अपना पोजीशन लगातार चेंज करता रहेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस हो जाएगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होगी, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, इट कैन आइदर बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब क्या समझते हैं? चलिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कि आइदर बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने क्यों लिखा ध्यान दीजिए। सपोज, अब चलिए डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना, कि ए है और ये बी है, इसके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी जो स्ट्रेट लाइन इनको मिला रही है, इसी स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। हमने बात करी कि ये जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज ए क्या है आपका? पॉइंट ए क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। हम ए से चलना चालू करें या ए के रिस्पेक्ट में चलना चालू करें, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया कि ए से जब हम लोग राइट जा रहे हैं, अगर राइट जा रहे हैं तो राइट वाली डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव वैल्यू मानी, यानी हम लोग राइट में जो भी जाएंगे वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, आप ए से कहाँ पे गए? आप 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गए पॉइंट बी पर। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया? प्लस 3 मीटर या 3 मीटर, सिंपल, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहता था आप पहले ए से बी पर तो गए, ठीक, फिर आपने क्या किया? आप बी से आप क्या कर रहे हो? वापस लौट रहे हो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। हम्म, आप बी से क्या कर रहे हो? वापस लौट रहे हो। कहाँ पे आ गए वापस? वापस ए पे आ गए। आपने क्या किया? अभी आप ए से बी पे गए थे, आप उसी पाथ पे अपने आप क्या करें? बी से वापस आ गए ए पर। आ गए, यानी अब आप कहाँ आ गए? वापस ए पे आ गए ना। तो अभी बताइए, अगर आप ए पे पहले थे, ठीक, और वापस घूम के वापस ही ए पे आ गए, तो क्या ए से ए की दूरी कितनी होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी? हम्म, कोई डिस्टेंस होगी? नहीं होगी ना, तो क्या हो गया? जीरो होगी।
तो इसी पहला चीज समझ में आ गया कि जीरो का मतलब क्या हो गया कि आप जहां पे थे आप वापस लौट के वहीं पे आ गए हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। क्लियर है? अगर आपके क्या है, ए से बी गए, बी से वापस कहाँ लौटा है, आप ए पे लौटा है, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने ए से इसी पॉइंट में, मैं अलग अलग लाइन पे बना रहा हूँ, इसका मतलब नहीं पाथ वही है, लाइन वही है कि समझ में, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। आप ए से कहाँ पे गए, आप सी पे चले गए, कितना गए, 2 किलोमीटर आगे। अब ध्यान, हम लोगों ने ए के राइट हैंड साइड को क्या माना था, पॉजिटिव, इस पे यहाँ पे क्या मानेंगे, अब नेगेटिव लेंगे, तो अब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी -2 किलोमीटर, यानी ए सी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -2 किलोमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि हम ए के लेफ्ट में जा रहे हैं। क्लियर है? तो यानी हमारे ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और सीरियस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻²cm, ये हमेशा याद रखना। अब हाँ, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, देखिए जैसे भी हमने बात किया था कि हमने डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल पाथ का मतलब आप जितने भी पाथ चल रहे हो सबको क्या करते चलो, ऐड करते चलो। क्या करते चलो, ऐड करते चलो। देखो हमने अभी पीछे क्या किया था, हमने पहले अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान देना, अभी हम लोग यहाँ पे समझे थे डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले समझ रहे हैं, ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट हम गए पहले ए से कहाँ गए थे, बी, कितना चला था, 3 किलोमीटर। फिर हम लोग वापस बी से ए आ गए, कितना चला, लौट रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आ गया, -3 किलोमीटर। ठीक, और फिर ए से कहाँ चले गए, सी, कितना आ गया, -2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ऐड कर दिया जाए, +3 -3 -2, ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना, कन्फ्यूजन है तो देख लो, +3 फिर -3 को ऐड करेंगे, प्लस -2, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -2 किलोमीटर। यह क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। पर ये अगर हमसे यही पूछता है कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करेंगे। डिस्टेंस एक्चुअल बात क्या है, आपने ए से बी गए थे, उसी रास्ते लौटे, तो एक्चुअल में तो लौटे हो ना, और फिर सी तक गए हो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। यानी 3 + 3 + 2 = 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना चला, 8 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक्चुअल पाथ क्या होता है। एक्चुअल पाथ यानी जो भी आप चल रहे हो, इवन आप एक ही पॉइंट पे, सपोज करो ऐसे समझ लो, ए से बी पे गए, एक बार आपने गए लौटे, गए लौटे, गए लौटे, गए लौटे, इस तरह आपने कितना किया, 5 राउंड लगाया, यानी 5 बार गए और 5 बार लौट के वापस आए, तो आप कितना चल गए। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है, तो हर बार आपने कितना गए, 5 बार गए और 5 बार लौटे, यानी 5 × 2 जाना हो गया, और 5 × 2 लौटना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 10, यानी 20 किलोमीटर गया। मगर अगर आप इतना चल गए वापस, आप फाइनली कहाँ पे हो, अगर ए पे ही हो, फाइनली अगर ए पे भी हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बीच की डिस्टेंस होती है, और इनिशियल आपका ए था, फाइनल भी आपका ए है, क्योंकि लास्ट में आप कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मगर डिस्टेंस कितना होगा, ऐड होगा, जितना भी अब बार आपने कवर किया सारे पाथ का क्या होगा, ऐड होगा। इसीलिए कहा गया है कि इट लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, हमने पढ़ ही लिया। हाँ, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी स्केलर होता है तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। सीधी सी बात है, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, हमेशा क्या करें, ऐड करें, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर मोशन करती चलेगी डिस्टेंस तो बढ़ता चला जाएगा ना। इवन लौट के भी आएगी, लौट के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो भी क्या होगा, जो पाथ कवर के उसको ऐड करेंगे ना, माइनस तो करेंगे नहीं, ऐड करते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और एक्चुअल पाथ जो चल रहा है उसी को लेंगे, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी भी यूनिट मीटर होती है, और सीजीएस यूनिट
सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, ध्यान देना। ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्या कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, कहना चाह रहा है, ध्यान देना। अगर हम लोग अभी बात करें, अगर हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कोई पाथ है ए से बी गए, और एक पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन ए से बी का। अब देखिए ए से बी क्या होगा, ए से भाई ए से बी क्या है, ए से बी अगर मैं देखूँ जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। सपोज ये कितना है 5 किलोमीटर का। अगर आप अप एंड डाउन करके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ क्या करोगे, डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करोगे, क्योंकि अप जा रहे हो फिर डाउन आ रहे हो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करोगे। सपोज करो अप कितना कर रहे हो, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या बड़ी है। इवन आपका पीछे वाले एग्जांपल में हम लोग देखे हैं तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला था, हम ए से बी गए थे, बी से सी आ गए थे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, -2 किलोमीटर। -2 किलोमीटर ये हुआ था, मगर डिस्टेंस कितनी आई थी, 8 किलोमीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। इक्वल कब होगी, इक्वल तभी होगी जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो। यानी इक्वल तभी होगा जब मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। या फिर ऐसे लिखना चाहो समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होगा कब, जब मोशन क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी मोशन हुआ, यानी जिगजैग क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, तो मोशन इन प्लेन है वो। अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी मोशन हुआ, इवन सर्कुलर मोशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मोशन में हमने जो भी टॉपिक कवर किए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। विद इन 24 आवर आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो, वाइबल एकेडमी, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, वाइबल एकेडमी ALD@gmail.com। आप इसे मेल कर सकते हो। विद इन 24 आवर आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं, उसको क्या करेंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कि नेक्स्ट सेशन में एक आपका टाइप ऑफ मोशन में एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। और प्लस न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम बन सकते हैं पॉसिबल, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, अपने फीडबैक करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा रीच बढ़ती है तो हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट होता है। एंड थैंक यू।